नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो बहुत बड़ा विवादित मुद्दा है, ताजमहल या फिर तेजो महालय। जी हाँ, परेश रावल की एक मूवी आ रही है। परेश रावल तो नहीं भाई साहब, ये यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हैं। और इस मूवी में दिखाया गया है, कहा गया है कि भाई वो ताजमहल नहीं, एक शिव मंदिर है। तो ये चर्चा करते हैं कि क्या सच में वो एक शिव मंदिर है या फिर वो एक मकबरा है, अर्थात एक ताजमहल है। इसकी कहानी शुरुआत कहां से होती है, सबसे पहले आपको लिए जानना आवश्यक है। ये जो भाई साहब आपको नजर आ रहे हैं, इनका नाम है पी.एन. ओक। और ये बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं, लेकिन इतिहासकार किस श्रेणी के रहे उसकी मैं चर्चा करूंगा। तो हालांकि ये अभी नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, ये स्वर्गवासी हो चुके हैं। तो इन्होंने सबसे पहले यह मुद्दा उठाया कि जो ताजमहल आगरा में स्थित है, वह ताजमहल नहीं, तेजो महालय है, एक शिव मंदिर है। और उसके पीछे उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए, ऐसे नहीं कि हवा में बात कर दी, उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए। वो उनकी संरचना पे तर्क दिए, जो नीचे 22 आपके कमरे या तहखाने बने हुए हैं उसकी उन्होंने बात करी कि उसको खुलवाना चाहिए। अभी हम आएंगे, सारी चीज़ों पे आएंगे। वो 108 अलग अलग उसमें स्ट्रक्चर बने हुए हैं, तो उसकी उन्होंने बात करी कि 108 जो संख्या है वो हिंदू धर्म से या सनातन धर्म से संबंधित है। उन्होंने कुछ संरचनाओं की बात करी जो त्रिशूल जैसी संरचनाएं देखने को मिलती हैं। उन्होंने कुछ और ऐसे ऐसे विभिन्न तर्क दिए जो उनके पक्ष में थे कि हाँ, यह एक मंदिर हो सकता है या फिर यह एक नॉन मुस्लिम एक स्ट्रक्चर हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम स्ट्रक्चर्स में इस टाइप की चीजें जनरली देखने को नहीं मिलती। इन्होंने अपने तर्क में रखा। तो ये कौन है, इसके बारे में थोड़ी और गहराई से हम चर्चा करेंगे, पड़ताल करेंगे। क्योंकि जब इन्होंने ये मुद्दा उठाया तो जानना आवश्यक है कि वो किस विचारधारा के हैं, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है और क्या इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहले हमने इनके बारे में जानने की कोशिश करी। तो इतिहास लेखन की परंपरा होती है। अब ये सब चीज मैं इसलिए बता पा रहा हूं या ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैं खुद इतिहास विषय का शोधार्थी रहा हूं। मैंने खुद इतिहास में मास्टर्स किया हुआ है, ऑलरेडी मेरा नेट हुआ है यहाँ पर। तो मुझे भी इसके बारे में आइडिया है, मैंने भी इन चीज़ों को पढ़ा हुआ है, मैंने भी एग्जाम दिया हुआ है, मैंने क्लियर किया हुआ है, तो मुझे ये सारी चीज़ें पता है कि इतिहास लेखन जो होता है एक जटिल प्रक्रिया है। अलग अलग प्रकार के आपको इतिहास लेखन देखने को मिलेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं, आधुनिक कुछ प्रवृत्तियां हैं। एक होता था उस जमाने में, जब आज से पहले जब हम देखते थे मध्यकाल में या फिर प्राचीन काल में, तो एक दरबारी लेखन परंपरा हुआ करती थी। मैंने कई दफा इस पे भी प्रश्न चिन्ह उठाए हैं कि जो हम आज बड़े बड़े शिलालेख देखते हैं या बहुत सारे हम अभिलेख देखते हैं, प्रशस्ति देखते हैं, जिसको चारण या भाट कहा जाता था, तो मैंने भी उस पे, मेरे भी अपने कुछ रिसर्च हैं। हालांकि इनके सामने तो मेरा ऐसा कुछ है नहीं, बट अपने सबकी अपनी जिज्ञासाएं होती। तो मैंने भी उस दौरान ये चीज़ें कई बार अपने सामाजिक सोशल मीडिया पोर्टल में, प्लेटफॉर्म में भी मैंने कहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो प्रभावित होती है, इन्फ्लुएंस्ड होती है। जैसे आज के समय में आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जो सरकारों का गुणगान करती हैं। मतलब जिनकी सत्ता होती है, जनरली मीडिया उनके पक्ष में ही बोलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही बोलती है, उनके विपक्ष में भी चीज़ें बोली जाती है। लेकिन ज़्यादातर जो मेन स्ट्रीम मीडिया होता है वो कंट्रोल होता है सत्ता पक्ष के या फिर सरकार के। तो ठीक उसी प्रकार से उस दौरान भी ऐसी बहुत सारी चीजें हुई। कुछ लेखन आपको देखने को मिलेगा जहां पर कुछ उनके पक्ष में चीजें बोली गई, लेकिन ये तथ्य तब आपका कट जाता है या फिर इस तथ्य को तब हम झुठला सकते हैं जब सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे अन्य लोग भी या दूसरे जगह के लोग भी सेम तथ्य को प्रस्तुत करते हैं। कहने का मतलब यह है, जब एक नहीं कई लोग वही वही चीजों को बोलने लगे, उसके फेवर में बोलने वाले लोग भी और उसके अगेंस्ट में बोलने वाले लोग भी सेम चीज को जब बोलने लगे, तो यह कंक्लूड किया जाता है कि नहीं, सबकी बातें एक ही जगह पर आके मिल रही है, डॉट्स एक ही जगह पर आके कनेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब उनकी बातों में सच्चाई है। जब किसी एक खास वर्ग की बात की जाती है, जब किसी एक खास व्यक्ति की चर्चा की जाती है जो सिर्फ वही कर रहा है, तब जरूर उसमें डॉटफुल चीजें आती है। तो ये जो भाई साहब हैं वो किस प्रकार के इतिहास लेखन वाले हैं, मैं आपको यहां पर बता दूं। एक होता है परंपरावादी, यानी कि जो बिल्कुल रूढ़िवादी चीजों को लेकर चलते हैं, ऑर्थोडॉक्स जो इतिहास लेखन का काम करते हैं। एक होते हैं संप्रदायवादी, जो किसी खास रिलीजन को डिनोट करते हैं या किसी खास रिलीजन को टारगेट करते हैं। ये दो टाइप के लोग हो सकते हैं, समझना। एक किसी खास रिलीजन के महिमा मंडन की बात करेंगे, या एक किसी खास रिलीजन को टारगेट करने वाले लोग हैं। तो टारगेट तो नहीं करते थे, मतलब किसी खास रिलीजन को, लाइक इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को या ज्यूस को, बुद्धिज्म को जाने टारगेट नहीं करते थे। लेकिन ये हिंदुइज्म के बहुत एक कह सकते हैं प्रो राइटर थे। मतलब हिंदुइज्म से हर चीजों को जोड़ना या सनातन की हर चीजों को सामने लाना, ये इनकी मुख्य धारा थी। तो ये संप्रदायवादी क्या थे, इतिहास
लेखन का काम करते थे। फिर आते हैं राष्ट्रवादी, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे ऑथर्स हुए हैं जो राष्ट्रवादी हुए हैं, जैसे हम रामचंद्र गुहा की हम बात कर सकते हैं, हम जो है बात कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वीर दामोदर सावरकर की बात कर सकते हैं, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। हम बात कर सकते हैं आरसी मजूमदार की बात कर सकते हो, तो ये सब तुम्हारे राष्ट्रवादी लेखक। देन मार्क्सवादी, तो मार्क्सवादी भी बहुत सारे हैं, जैसे बिपिन चंद्रा हो गए, है ना, हमारे एक और जो है जिन्होंने एक किताब लिखी थी सतीश चंद्रा हो गए, ये सब मार्क्सवादी आपके इतिहासकार होते हैं। फिर एक आते हैं सबाल्टर्न आते हैं, ये सबसे बेस्ट कैटेगरी होती है मेरे अकॉर्डिंग। आप जब समझेंगे कि कौन सबाल्टर्न होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो हाशिए पर जो स्थित लोग हैं उनके इतिहास लेखन का काम करते हैं। हाशिए पर स्थित का मतलब जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता, जैसे महिला वर्ग हो गया, या फिर शोषित वर्ग हो गया, दलित वर्ग हो गया, बैकवर्ड जो पीपल हो गए, इनका इतिहास कौन लिखता है, इनके बारे में कौन बताता है, तो ये वो लोग होते हैं जो इनके बारे में वर्णन करते हैं। तो ऐसे अलग अलग इतिहासवादी परंपराएं होती है, अलग अलग लेखन शैली होती है, और उन्होंने जो लिखा या उन्होंने जो समझा उनके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। तो संप्रदायवादी जो इतिहास लेखन की एक खासियत यह है कि इन लोग बहुत सारी चीजें फिक्शन पर बिलीव करते हैं। फिक्शन का मतलब समझते हैं, काल्पनिक कहानियां, फिक्शनल स्टोरीज। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे भी जो बहुत सारे माइथोलॉजिकल कहानियां होती हैं उसमें बहुत बड़ी बड़ी लाइक चमत्कारिक चीजों की बात करी जाती है, बहुत सारे शब्दों का हेर फेर होता है। और मैंने कई बार आपको कहा है भाषा विज्ञान एक ऐसी चीज है, यदि आप इसको पढ़ेंगे, भाषा विज्ञान के बारे में आप जानकारी लेंगे, तो ये बहुत मजेदार चीज है। इसको जिसने समझ लिया वो पूरी चीजों को, पूरी हिस्ट्री को समझ सकता है। भाषा जो होता है संस्कृति का वाहक होती है। जैसे हम जब पढ़ते हैं भाषा में, तो हमारी भाषा इंडो यूरोपियन भाषा है, यानी कि हमारी जो भाषा, हम बहुत सारे इंडियंस जो बोलते हैं, द्रविड़ को छोड़ के, द्रविडियन बिल्कुल अलग है। जो ऊपर नॉर्थ इंडियंस की जो भाषाएं होती हैं वो इंडो और आपका इंडो आर्या भी बोला जाता है, और इसको इंडो यूरोपियन भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मदर, तो हम उसको बोलते हैं मातृ या फिर माता। अब देखो माता, मातृ, मदर, ये लगभग मिलता जुलता आ रहा है। फादर की बात करते हैं, फादर पितृ पिता, पिता पितृ फादर, ये लगभग मिलता जुलता आ रहा है। ये जो भाई साहब हैं इन्होंने बहुत सारी चीजों को उसी आधार पे कहा, किस आधार पे, कि हमने जो इतिहास बताया, जो, या हमने इन द सेंस इन्होंने जो इतिहास बताया, जैसे ये बहुत सारी, एक और इनकी प्रॉपर एक पॉपुलर थ्योरी है, ये क्रिश्चियनिटी, इसको बोलते हैं क्रिश्चियनिटी। अब इसको भी इन्होंने क्या करा, क्रिश्चियनिटी, इसको इन्होंने तोड़ दिया, इसको क्यों, कृष्ण को बोल दिया कृष्णा, और नीति को उन्होंने बोल दिया नीति। तो देखो कितना आसानी से आप इसका एक मीनिंग आप बना सकते हो, और ये इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारी और उनकी भाषा की कुछ कुछ चीजें लगभग लगभग मैच करती है। मतलब हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो और इनका लगभग लगभग मैच करता है। तो इन्होंने क्रिश्चियनिटी को बता दिया कृष्णा नीति। मतलब समझ रहे हो, एक एक अभी हाल ही में एक वायरल हुआ था जिसमें बताया गया था कि क्या बोलते हैं, यहूदी ही यदुवंशी हैं, एक याद आया था ना। और क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ कुछ अलग अलग आपने देखा होगा, मीम काफी ज्यादा वायरल हुआ था जब उन्होंने कहा था कि पता नहीं बंदे का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन इस टाइप की चीजों में जनरली वो शामिल होते हैं। तो ठीक इनकी भी कुछ ऐसी थ्योरीज थी, बहुत सारी चीजों को मनगढ़ंत कहानियों के रूप में प्रस्तुत करते थे। हालांकि जो ताजमहल को लेकर जो दावे किए गए उसमें कुछ दावे इनके ठीक मतलब फीड बैठते थे, फीड बैठते थे इन द सेंस इनका दावा ओके था, लेकिन जस्टिफाई नहीं करता था। ओके और जस्टिफाई करने दोनों में अंतर है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूं, मैं एक ऐसा फोटो खींच के देता हूं जो काफी धुंधला है, तो आप क्या बोलेंगे कि या तो ये सुबह लिया गया है या तो ये शाम को लिया गया है, तो आपका दावा बिल्कुल ठीक बैठता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते ना कि ये सुबह है या फिर शाम है, सुबह को भी हो सकता है और ये शाम हो सकता है। तो ठीक इनके कुछ दावे जो किए गए थे, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया, कुछ दावे ठीक बैठते थे, लेकिन तथ्य जो है वो प्रमाणित नहीं हुए थे। प्रमाणित कैसे नहीं हुए थे इसकी भी चर्चा है, क्योंकि जब इस पर ये भाई साहब पहले इस पे अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, है ना, कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट पे भी गया गया था इसका जो दावा है, और ये दावे जो है बाद में बहुत सारे न्यूज चैनल्स के थ्रू भी आया। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो सोर्स होता है वो होता है एएसआई। एएसआई का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो भारत का जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है वो भी त्रस्त हो चुका था यार, हर कोई इसी मुद्दे को उठाया पड़ा। ये अभी की बात नहीं, आज से 8 10 साल 15 साल पहले की बात है। हर कोई इसी मुद्दे को उठाया पड़ा है। लो भाई मैं एक काम करता हूं, जिस 22 तहखानों की बात हो रही है, जिस 22 कमरों की बात हो रही है, आओ मैं उन्हीं 22 कमरों का प्रूफ दे देता हूं कि देखो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है जैसा दिखाया गया है। ये इसलिए भी बताना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मूवी में जो आप देखोगे, मूवी के ट्रेलर में जो आप देखोगे, तो ट्रेलर देख के आपसे ऐसे लगेगा, जो परेश रावल वहां पर बोल रहे हैं कि हमने ऐसा देखा कि हम दंग रह गए, वहां पर जो चीजें दिखाई गई, अरे कुछ नहीं है भाई। और मूवी तो क्या है, मूवी केवल एक दृश्यांकन है, एक फिल्मांकन मात्र है। बात समझ आ रही है?
कुछ चीजें मूवी की अगर 2 या 4% सही हो गई, इसका ये मतलब नहीं कि पूरी की पूरी मूवी सही हो गई। तो जनरली क्या होता है, देखिए, आपके पास समय नहीं है कि इतनी मोटी किताब पढ़ सके, आपके पास समय नहीं है कि आप प्रॉपर स्टडी कर सके, फिर आपको लगता है कि नहीं हम तो बस मूवी देखते हैं वो 3 घंटे की, और 3 घंटे की मूवी को हम सच मान लेते हैं। ऐसा नहीं होता। यदि सारी चीजें मूवी से बता दी जाती है तो आज किसी को पढ़ने की, किसी को समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये फोटो ऑफिशियली रिलीज किया हुआ है विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट ने ऑर्डर किया, और कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये कहा गया, और यहां पर प्रॉपर बोला गया है, सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, यहां पर लिखा हुआ है, आफ्टर द कोर्ट ऑर्डर एएसआई ऑफिशियल हैड द मेंटेन्ड दैट देयर इज नो सीक्रेट इन दिस रूम्स। किसी भी प्रकार का कोई सीक्रेट यहां पर नहीं है। दे आर जस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड आर नॉट यूनिक टू द ताजमहल। ठीक है, ताजमहल से मिलता जुलता नहीं है, लेकिन ये केवल इस स्ट्रक्चर के, उस संरचना के केवल पार्ट मात्र हैं। सवाल ये आया, तो सर यदि ऐसा था फिर बंद क्यों किया गया? इस दरवाजों को खुला रखना था। तो बंद इसलिए किया गया क्योंकि वहां पर कुछ खास ऐसा देखने को था नहीं, और यदि इसको ओपन रख दिया जाता, जो टूरिस्ट लोग हैं वो जाके हो सकता है अननेसेसरी वहां पर कुछ काम करते, या हो सकता है कुछ ऐसी चीजें, कुछ गतिविधियां हो सकती थी जो कि स्ट्रक्चर की सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं था। इसलिए उसको परमानेंटली क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। जैसे उदाहरण के तौर पे आप कभी जाएंगे, क्या बोलते हैं, दिल्ली के जो कुतुब मीनार में आप जाएंगे तो आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि एक घटना घटित हुई थी। कहा जाता है कि वहां पर किसी जमाने में बच्चे लोग कभी गए थे चढ़ने के लिए, ऊपर से कुछ गिर गए, कुछ हो गया, इसलिए उन लोग मर गए। दैट इज वाई उस पर आप नहीं चढ़ सकते। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं। प्रगति मीनार करके आप भिलाई में कभी जाइएगा तो वहां पर आप चढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें अगर हो जाएंगी तो फिर से उसको बंद कर दिया जाएगा। आप गंगरेल डैम चले जाइए, जैसे हम लोग कुछ दिन पहले यहां पर गए थे, तो आप उसके नीचे पहले जा सकते थे। वहां पर आप नीचे सुरंग बना हुआ है, आप जाके वीडियोस भी देखिएगा, लेकिन अभी अलाउ नहीं है। तो इसका यह मतलब नहीं कि वहां पे कुछ सुरंग है तो सुरंग में कुछ दबा हुआ है, कुछ छिपा हुआ है, कुछ राज है, इसलिए हमको जाने, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक वैसे ही यहां पर था कि कुछ सिक्योरिटी कारणों से, कुछ सुरक्षा कारणों से यहां पर आप नहीं जा सकते थे। मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप मूवी देखकर ट्रेलर देखेंगे या बाद में जब मूवी देखेंगे तो हो सकता है आप भी इन चीजों से क्या हो जाए, इन्फ्लुएंस हो जाए। तो आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। देखिए, मेरा काम है आपको चीजों को बताना, सही है या नहीं है, निर्णय गलत है या क्या है, उसको आपको स्वयं को समझना है। डिसीजन आपको स्वयं को लेना है। सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, सरकार बैठी है, एएसआई बैठा है, उसका निर्णय लिया जा रहा है। ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर हुआ, एएसआई ने निर्णय लिया कि बताया गया ठीक है भाई, यहां पर मंदिर था, हो गया, निर्णय हो गया। यहां पर भी रहता तो ऐसा कुछ निर्णय आ जाता। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस सब चीजों के लिए ऑलरेडी ऊपर बहुत सारी संस्था है, बैठी है, वो इस पर निर्णय ले रही है, वो इस पर काम कर रही है, इस पर निर्णय ऑलरेडी आ चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस प्रकार के प्रोपेगेंडा फैलाने का या फिर इस प्रकार की मूवी बनाने का क्या उद्देश्य हो सकता है, वो आपको समझना है। ताजमहल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? दुनिया में 7 वंडर हैं, 7 वंडर्स है, जिसमें से एकमात्र हमारा देश का जो है ये ताजमहल है। दुनिया के 7 वंडर्स में एकमात्र हमारा यहां पर है ताजमहल। इतने सारे हमारे पास स्ट्रक्चर्स है, मॉन्यूमेंट्स है, पर ताजमहल को यहां पर चुना गया है। दूसरा, अगर यहां पर हम बात करते तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, यूनेस्को के भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इतने नहीं मिलते जितने इंडिया में, मतलब खैर बहुत सारी सिटीज में है, लेकिन उनकी संख्या उतनी ज्यादा नहीं है। उनमें से एक ये है जो कि शुरुआती दौर पे शामिल किया गया है, ऐसा नहीं कि अभी भी किया गया। शुरुआती दौर में 83 के दौरान जो शामिल किया गया है वो एक मॉन्यूमेंट है। ये हमारे लिए एक, जब दुनिया दूसरे मतलब दुनिया भर के जो लोग आते हैं, दूसरे देश के जो लोग आते हैं, उनको दिखाते हैं कि देखिए हमने किस प्रकार के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनाए हैं। तो ताजमहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, जब हम इतिहास की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि इतिहास को नहीं समझना, इतिहास के पीछे नहीं पढ़ना, इतिहास को नहीं जानना, इतिहास को जानना होगा, इतिहास को समझना होगा। ठीक है, कुछ चीजें ऊपर नीचे हुई हैं, कुछ चीजें इधर उधर करी गई हैं, किसी को बढ़ाया गया, किसी को चढ़ाया गया, किसी को हम कहेंगे मार रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोई भी हवे हवे में जो बात कर दी जाएगी या कोई भी सोर्स बोल दिया जाएगा और आप उसको मान लेंगे, क्योंकि सोर्स आपको यहां पर दिया गया है। कोर्ट ने ये सारी चीजें यहां पर ऑलरेडी बता दी हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा परेश रावल जी से, क्योंकि आप एक कलाकार हैं, आप जो एक अभिनेता हैं, और आपको लोग रिप्रेजेंट, मतलब आप लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और लोग आपको देखते हैं, आपको मानते हैं। आपकी छवि जो है एक बहुत अच्छे कलाकार के रूप में है, और आपने ओ माय गॉड जैसे मूवी भी, जिसमें जहां पर आपने बताया कि कैसे बहुत सारी चीजें यहां पर ढोंग और पाखंड किया जा रहा है, और आजकल बहुत सारे ऐसे हमारे, जैसे आप प्रेमानंद महाराज जी को ले लीजिए, वो भी इन सब चीजों को कहते हैं। कभी कभी आपने बागेश्वर बाबा के बारे में भी सुना होगा, वो भी बहुत बार, कई बार इन चीजों का खंडन करते हैं कि जो ढोंग है, जिस प्रकार की चीजें हैं, स्पेशली हमारे धर्म में, हमारे रिलीजन्स में या किसी भी रिलीजन में, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आजकल
बहुत सारे हमारे मॉडर्न तथा जो कथाकार जो लोग हैं उन लोग कर रहे हैं। आचार्य प्रशांत को ले लीजिए, कितना अच्छा वो वेदांत की थ्योरीज को देके इन सब चीज़ों को समझाते हैं। तो उस टाइप का जो काम है इस मूवी में दिखाया गया था, तो आपने बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन एक सवाल आपसे भी है कि जिस चीज़ का आप फिल्मांकन कर रहे हैं, हालांकि देखिए मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो तो अलग होते हैं, ये तो केवल एक कलाकार हैं, लेकिन कलाकार की भी एक जिम्मेदारी होती है कि जिस चीज़ को आप देख रहे हैं, जिस चीज़ को आप समझ रहे हैं, तो उस चीज़ों को आप सही तरीके से रखें, कहीं कंट्रोवर्शियल ना हो, कहीं आपकी जो बनी बनाई जो पूरी ये जो इमेजेस है वो कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसको भी आपको ख्याल रखना होता है। हम तो एक टीचर हैं, हम तो एक शिक्षक हैं, हम इन चीज़ों पर बात करेंगे, इन पद्धतियों पर बात करेंगे, जो चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं, जो चीज़ें यहाँ पर आपको समझाई गई हैं, हम इनकी यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन जाते जाते सवाल आपसे भी है, आपको क्या लगता है कि यह जो सच में ताजमहल ही है या तेजो महालय है? जो एविडेंसेस दिए गए हैं आप जाके सारी चीज़ें खंगाल सकते हैं, देख सकते हैं। जो जो चीज़ें मैंने बताई आप उसको एक बार से रिसर्च कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ हमारी जो प्रवृत्ति है वो एक रिसर्च करने की, एक खोजी प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको किसी की बातों में आने, नॉट इवन मी, आप मेरे भी बातों पे ना आए। मैंने दोनों तथ्य रखे, मैंने दोनों चीज़ें बताई। मैंने ये भी बताया कि कैसे इन चीज़ों को सामने लेकर आया गया। मैंने ज्ञान व्यापी का भी एग्जाम्पल दिया कि भाई पहले वहाँ पर कुछ और था, बाद में फिर कुछ और मिला, देन कोर्ट के ऑर्डर या एएसआई के द्वारा जो है उसको निर्णय लेने के बाद कोर्ट ने वहां पर जो भी ऑर्डर दिया वट एवर, तो ये चीज आपने ऑलरेडी यहां पर देख रखा है। तो ताजमहल के केसेस में भी सेम चीज यहां पर हुआ है। और एक सवाल ये भी है, क्या मुद्दा हमारे लिए ताजमहल या तेजो महालय है, या फिर हमारा मुद्दा हमारा भविष्य है, जो हमारा अभी इन्वायरमेंट चेंज है ना, जो हमारे लिए यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, क्या हमारे लिए रोजगार, शिक्षा, है ना, और चिकित्सा, क्या ये मुद्दे अधिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, या फिर ताजमहल या तेजो महालय? निर्णय आपको लेना है, मैंने आपके ऊपर छोड़ रखा है। आप अपनी राय, अपने विचार, अपने सजेशंस कमेंट ज़रूर करें। और ऐसे अपडेट, ऐसे वीडियोस और ऐसे ही कुछ नई जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ अद्वैत एजुकेशन के संग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।